जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 4 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इस अध्याय में हमने पहली क्लास में ये समझा कि यूरोपीय संघ क्या है, यूरोपीय संघ का क्या महत्व है और यूरोपीय संघ किस प्रकार से अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकता है, उसकी कौन सी विशेषताएं हैं जो अमेरिकी वर्चस्व के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। आज क्लास में हम चल रहे हैं एक नए संगठन को समझने, और वो संगठन हमारे क्षेत्र का संगठन है, हमारे पड़ोसियों का संगठन है। आज हम चल रहे हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन समझने, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आसियान कहते हैं। ये छोटे देशों का, ये द्वीपीय देशों का संगठन है। आप जब आप अपने तरफ थाईलैंड, मलेशिया, इन देशों को जब आपके मन में जब इन देशों का नाम आए तो आपके मन में ये संगठन भी आना चाहिए। ये संगठन इन्हीं देशों का है। तो आज हम चल रहे हैं इन देशों के बारे में पढ़ने कि इन छोटे देशों ने अपनी आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक ताकत को मजबूत करने के लिए किस प्रकार से इस संगठन का प्रयोग किया है। कहते हैं जो लोग कमजोर होते हैं वो अगर अपने आप को ताकतवर बनाना चाहे तो उनके पास अपने आप को ताकतवर बनाने का एक ही तरीका है, और वो क्या है? संगठन। आप अपने आप को संगठित कर लीजिए, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। एक अकेली लकड़ी को तोड़ा जा सकता है, लेकिन एक लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना नामुमकिन है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के देशों ने, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने अपने आप को संगठित किया, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और सैनिक तौर पर, और अपनी आपसी समस्याओं को सुलझाया, और आज एक बहुत बढ़िया आर्थिक ताकत के तौर पर ये उभर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये कमजोर थे, लेकिन अब कमजोर नहीं है, और इन्होंने अपनी कमजोरी को समाप्त कैसे किया है? आपसी एकता से। आपसी एकता वो चीज है जिसके माध्यम से आप दुनिया की किसी भी समस्या को चुनौती दे सकते हैं। आप किसी भी समस्या को चुनौती दे सकते हैं। आप ये जान लीजिए कि उन्होंने अपनी समस्याओं को इस प्रकार से एक दूसरे की मदद से समाप्त किया है कि आज वो आपस में एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, और दुनिया की उभरती हुई आर्थिक ताकतों में से एक, सबसे तेजी से आर्थिक विकास करने वाला संगठनों में से एक है आपका आसियान। सबसे सुरक्षित देशों में से एक है आपका आसियान। सबसे सुरक्षित देश माने जाते हैं आसियान के देश। क्यों माने जा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपने आपसी समस्याओं का बैठकर निवारण किया है। इन्होंने आपस में एक दूसरे की कभी चुगली नहीं की है, और चुगली ना करने की नीति ने ही इनको सबसे आगे बढ़ाया है। समझ नहीं बात? आप अगर आपस में बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे तो आपसे बेहतर कोई नहीं है, और हम ये नहीं कर पाए। हमारा पड़ोसी ये नहीं कर पाया है, हम अपने पड़ोसियों के साथ ये नहीं कर पाए, और ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। इसीलिए हमारा क्षेत्रीय संगठन सफल नहीं है। हमारा क्षेत्रीय संगठन हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जिसे हम दक्षेश कहते हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे क्षेत्रीय संगठन में क्या कमियां हैं, और हमारा क्षेत्रीय संगठन क्यों नहीं बन पा रहा है सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है आसियान की ताकत, और आसियान ने किस प्रकार से अपने आप को एक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आइए पढ़ते हैं। दुनिया के नक्शे पर एक नजर डालें। दुनिया का नक्शा आपके सामने है, आप नजर डाल लें कि क्या है दक्षिण। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आप अपने घर में एक भारत का मैप और एक विश्व का मैप जरूर लगाकर रखें, क्योंकि आपकी समझ बढ़ेगी। आपको मैंने बता ही दिया है कि ये 4 विषय, आपकी राजनीति, आपका इतिहास, आपका भूगोल और आपका अर्थशास्त्र, ये 4 विषय आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। इन चारों विषयों को अलग कोई नहीं कर सकता है।
ये बात आप जान लीजिए। जिस प्रकार से आपके हृदय में 4 चैम्बर है, उसी प्रकार से सामाजिक राजनीति को समझने के ये 4 तरीके हैं। इन 4 पहलुओं के बिना आप सामाजिक राजनीति को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि सबका प्रभाव सब पर पड़ता है और एक समान पड़ता है। ठीक है, आइए समझते हैं। दुनिया के नक्शे पर एक नजर डालें। आपके ख्याल से कौन से देश एशिया के दक्षिण क्षेत्र में आने चाहिए? दक्षिण क्षेत्र में तो हम आने चाहिए, क्योंकि दक्षिण हम हैं। एशिया का दक्षिण कौन है? हम लोग हैं, है ना। आप देखेंगे भारत का, दुनिया का भारत मानचित्र देखेंगे तो दक्षिण क्या है? ये है साउथ, है ना। साउथ तो ये है, तो साउथ में कौन है? साउथ में कौन है? साउथ में भारत पड़ता है। अगर आप एशिया का मानचित्र देखेंगे तो एशिया के मानचित्र में साउथ में कौन है? साउथ में भारत। समझ में आई बात? साउथ में कौन है? भारत। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया। तो ये जो देश है, जापान पड़ता है आपका कंप्लीटली ईस्ट में, है ना। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? दुनिया का उगता हुआ सूरज। सबसे पहले दुनिया में सूरज कहीं उगता है तो वो कहाँ उगता है? जापान में। और भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? ये याद रखना है, ये क्विज का 1 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ये आप समझिए। तो इनके बीच में बसे हैं ये सारे देश, इनके बीच में। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ये दक्षिण में भी है और पूर्व में भी है। आप देखिए मानचित्र, आप मानचित्र देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ये दोनों के मध्य में है। कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो सिर्फ इमेजिन करना है और स्लाइस कर देना है और पता कर लेना है। इतनी सी दिक्कत नहीं करनी, दिक्कत कदापि नहीं लेनी। तो इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया क्यों कहा जाता है? आपको पता चल गया, क्योंकि ये इस मानचित्र के अकॉर्डिंग दोनों दिशाओं के मध्य में, दक्षिण और पूर्व के मध्य में, इसीलिए इन्हें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र कहा गया है। ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोप और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ तथा भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई। इस क्षेत्र ने बार बार जापानी और यूरोपीय देशों की गुलामी से, और बार बार देखो, जब आप किसी के गुलाम बनोगे तो वो आपके विकास के लिए तो आपको गुलाम बना नहीं रहा, बेसिकली वो आपका एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए आपको अपना गुलाम बना रहा है। वो आपका एक्सप्लॉयटेशन, आपके रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज करने के लिए आपको अपना गुलाम बना रहा है। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपने समझा होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से स्टेगनेंट इकोनॉमी बनाई गई, और उसे बनाने में यूरोप ने इंग्लैंड ने बेसिकली किस प्रकार की ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भारत पर लगाई। वो यहाँ से एक्सपोर्ट तो बहुत ही कम ड्यूटी पर करते थे, लेकिन इंपोर्ट बहुत बड़े अमाउंट पर करते। इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम थी और एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा थी। पर किनके लिए? भारतीयों के लिए, ना कि अंग्रेजों के लिए। उन्होंने इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। तो एक बार सबको पढ़ना चाहिए भारतीय अर्थव्यवस्था को। आगे सुनिए। युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा। टकराव और भागम भाग की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। बांडुंग सम्मेलन, अंडरलाइन कर लो इसको, बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास औपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन बनाकर एक वैकल्पिक पहल की।
दुनिया में जो और पहल चल रहे थे शीत युद्ध से बचने के लिए, जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन और भी बहुत सारे आंदोलन, उनमें इन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। इन्हें वो स्कोप नहीं दिख रहा था अपने लिए, इसीलिए इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए अपना एक संगठन बनाने का निर्णय लिया और इन्होंने अपना एक क्षेत्रीय संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा है, आसिया। अपनी समस्याओं का, क्योंकि उस समय जितने भी और संगठन थे वो संगठन इनकी मूलभूत समस्याओं को सही ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। जिन समस्याओं को वो दूर करना चाह रहे थे उन संगठनों के माध्यम से, चाहे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन हो चाहे और भी संगठन हो, वो संगठन इनकी अंदरूनी समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे। भाई आपकी समस्या को आपके अलावा और कोई दूर नहीं कर सकता, आपकी समस्या को आपके जैसा ही दूर कर सकता है, कोई और नहीं। और जो आपका गुट निरपेक्ष था वो एक बड़े स्केल पर बना संगठन था, उसमें एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग नहीं थे, एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग नहीं थे और इनकी समस्याएं एक जैसी थी। तो इन्होंने अपने पर्टिकुलर क्षेत्र के देशों को मिलाकर ही अपना एक संगठन बनाया। समझ में आई बात? आप अपने जैसे लोगों का संगठन बनाएंगे तो ज्यादा मजबूत बनाएंगे। आप ये मत देखो दोस्ती किसके बीच में होती है बताओ? बराबरी के लोगों में ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मालिक और नौकर में दोस्ती हो जाए, संभव है? मालिक और नौकर में कभी दोस्ती नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है, क्योंकि दोस्ती का मतलब होता है बराबरी का दर्जा। क्या होता है? बराबरी का दर्जा, बराबरी का सम्मान। और बराबरी का दर्जा और सम्मान आपको बराबरी के लोगों में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता, और कहीं नहीं मिल सकता है। इस बात को आप समझिए। तो इन्होंने अपनी समस्याओं को देखा और अपनी समस्याओं को देखते हुए अपना एक अलग संगठन बनाने का निर्णय लिया। किन्होंने? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने, और अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने आसियान रखा। समझ में आई बात? आगे सुनिए। 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके, ये याद रखना है, कितने देशों ने? 5। और कौन से घोषणा पत्र पर? बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 देश वो हैं जिन्हें आसियान का संस्थापक देश कहा जाता है, जिन्हें आसियान का संस्थापक देश कहा जाता है। और ये आपके 1 नंबर के प्रश्न में आता है कि वो कौन से देश हैं जिन्होंने आसियान की स्थापना की। तो ये हैं आपके कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक, अंडरलाइन करो इस बात को, आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। आप ये जान लो कि जब तक समाज का आर्थिक विकास नहीं होगा, क्या हुआ? नहीं है पेज तो अच्छा, वो फोटो नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरी। ठीक है, ये आप जान लो। आसियान का पहला उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, क्योंकि आर्थिक विकास ही हर विकास का ताला है। आप ये जान लीजिए कि जब तक आपका आर्थिक विकास नहीं होगा ना, तब तक आपका कोई भी विकास नहीं हो सकता, कोई भी विकास नहीं हो सकता। विकास का पहला पैमाना ही आर्थिक विकास है। अगर आप एक पूंजीवादी समाज में रह रहे हैं तो पूंजीवादी समाज की पहली जरूरत ही है पैसा। बिना पैसे के आप पूंजीवादी समाज में नहीं रह सकते हैं कि रह सकते हैं? संभव है? तो पूंजीवादी समाज की पहली जरूरत है पैसा। बिना पैसे की आप पूंजीवादी समाज में अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते हैं।
तो इस संगठन ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि अगर हमें एक अस्थायी विकास करना है तो हमें आर्थिक विकास पर सबसे ज्यादा जोर देनी पड़ेगी। और आर्थिक विकास तभी संभव होगा जब हमारा आस पड़ोस भी शांत और सुरक्षित होगा। आप इनको देखोगे तो ये बड़े बड़े भूगोल फल वाले देश नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे हैं, कुछ है बड़े लेकिन सब बड़े नहीं हैं। तो इस चीज को इन्होंने समझा कि अगर हम सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो हम सब आर्थिक विकास ज्यादा तेजी से कर पाएंगे। और अगर हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि हम एक दूसरे का विकास देख पाए और कर सके, क्योंकि आपस में लड़कर किसी का विकास संभव नहीं है। आपस में लड़कर तो किसी का विकास संभव नहीं है। विकास तभी संभव है जब हम एक दूसरे का आपसी सहयोग करें। तो इस बात को इन्होंने समझा कि आर्थिक विकास ही सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास का रास्ता है। बिना आर्थिक विकास करे हम ना सामाजिक विकास कर सकते हैं और ना ही सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं। अगर हमें दुनिया में स्टैंड लेना है, इस पूंजीवादी समाज में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तो हमें अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत करना पड़ेगा। और आर्थिक तौर पर मजबूत कोई अपने आप को अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। भारत नहीं है ये। भारत दुनिया का एक ऐसा अनोखा देश है जिसके पास हर प्रकार की सुविधा अपने आप में ही अवेलेबल है। भारत के पास चारों ऋतुएं हैं, सब कुछ है भारत के पास। भारत का मतलब पाकिस्तान भी आ जाता है और बांग्लादेश भी आ जाता है। जब मैं भारत बोलूंगा तो ये दोनों अलग नहीं है भारत से, ये दोनों भारत से अलग नहीं है। ये बात याद रखना है आपको, समझ में आई बात? तो इस चीज को आप समझिए। तो इन्होंने इस बात को समझा कि हमें आपसी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है, तो हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए। हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए। बिना एक दूसरे के आपसी सहयोग के हम विकास नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें सच में एक अस्थायी विकास चाहिए तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना ही पड़ेगा। हमें एक दूसरे का सहयोग करना ही पड़ेगा। बिना एक दूसरे का सहयोग करे हम आगे नहीं जा सकते। इस बात को इन्होंने समझा, इन 5 देशों ने। फिर इनके साथ और भी देश जुड़े, इन्हीं के क्षेत्र के और भी देश जुड़े। आगे सुनो। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रूनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए तथा इसकी सदस्य संख्या 10 हो गई। इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 10। जहां पहले 5 थे, अब इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 10। ठीक है। यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्र संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। औपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया है और इसको आसियान शैली ही कहा जाने लगा है। इसने चीजों को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास नहीं किया। इसने किसी भी देश की स्वायत्तता छीनने का प्रयास नहीं किया। स्वायत्तता मतलब आजादी। जैसे यूरोपीय संघ ने क्या किया? यूरोपीय संघ ने सबके लिए एक जैसे कानून बनाने की कोशिश करी, एक जैसी मुद्रा लाने की कोशिश करी। इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने किन बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया? इसने सबसे ज्यादा जोर दिया है अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक, है ना? इन 3 बातों पर उसने सबसे ज्यादा जोर दिया कि अनौपचारिक तौर पर कोई आपके लिए नेसेसरी नहीं है इस काम में, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है और आपस में टकराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई किसी की ताकत छीनने का काम नहीं करेगा। और सहयोगात्मक, हमें एक दूसरे का सहयोग करने के लिए है, हमें एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता करने के लिए नहीं है। हमें एक दूसरे का सहयोग करना है, तब हमारा विकास होगा। हम ये सोचे
कि हम एक दूसरे का विरोध करके अपना विकास कर सकते हैं, तो ये संभव नहीं। विकास का पैमाना सहयोग करने से होगा, और इसमें तो खासकर पूंजीवाद में तो विकास सहयोग से ही हो सकता है। पूंजीवाद में विकास तो सहयोग से ही हो सकता है। दुकानदार ये सोचे कि ग्राहक को मारकर दुकान चला ले, तो ये संभव नहीं है। आप दुकानदार हो तो आपको ग्राहक के साथ सहयोग करना ही पड़ेगा, तभी आपकी दुकान चलेगी। नहीं आपकी दुकान बंद हो जाएगी। समझ में आई बात? दुकान तभी तक चल सकती है जब तक आप सबसे प्रेम भाव से टकराव रहित रहेंगे। समझ में आई बात? टकराव नहीं करेंगे आस पड़ोस के दुकानदार। समझ में आई बात? इस बात को समझिए। आपको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। तो इस चीज को इन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा, और इन्होंने इस चीज को यूरोपीय संघ की तर्ज पर नहीं, इन्होंने एक अलग तर्ज पर इसको गढ़ने का प्रयास किया, और इसीलिए इनकी इस तरीके को आसियान शैली कहा जाने लगा। तो आसियान शैली की 3 विशेषताएं हैं। क्या है? अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक। ये है आसियान शैली के 3 स्तर, 3 तरीके, जिनके माध्यम से आसियान के देशों ने आपस में एक दूसरे का सहयोग किया है, एक दूसरे के साथ काम करने पर क्या सफलता प्राप्त करी है। ठीक, आगे सुनो। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। राष्ट्रीय सार्वभौमिकता, राष्ट्र की इच्छा का सम्मान इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि आपके राष्ट्रीय विषय में हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। आपके राष्ट्र का विषय आप देखें, इसमें आसियान आपके मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इस चीज ने बहुत ज्यादा ताकत, स्ट्रेंथ प्रदान करी है आसियान को। जैसे यूरोपीय संघ ने क्या इंटरनल मैटर्स में भी इंटरफेयर करने की कोशिश करी है यूरोपीय देशों के, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। आसियान ने अपने देशों के इंटरनल मैटर्स में घुसने की कोशिश नहीं करी। उसने साफ सीधे कहा कि इंटरनल मैटर्स आप अपने खुद संभालें, इंटरनल मैटर्स आप अपने खुद संभालें। अगर आपको जरूरत पड़े तो आपकी मदद के लिए हम सब खड़े हैं, आप गिरेंगे तो हम संभालने के लिए आपको खड़े हैं। इस चीज को इन्होंने सुनिश्चित किया, इस चीज को इन्होंने बहुत अच्छे से समझा, और इस चीज को बहुत आगे तक ले गए ये लोग। इसीलिए आसियान सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा अच्छे से काम करने वाले क्षेत्रीय संगठनों में से एक है। सबसे तेजी से, सबसे अच्छे तरीके से काम करने वाले क्षेत्रीय संगठनों में से एक है आपका आसियान। ठीक है, आगे सुनिए। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले सदस्य देशों के समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्य को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज्यादा व्यापक बनाया है। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है, उसके जैसा नहीं है। देखो, इन्होंने सबसे बेहतर काम ये किया कि इन्होंने किसी पर अपनी नीति को थोपने का काम नहीं किया। आप जब किसी पर किसी चीज को थोपेंगे नहीं ना, तो इंसान आराम से आपके साथ काम कर लेगा। भाई, हर व्यक्ति की अपनी स्वायत्तता होती है, और हर व्यक्ति की स्वायत्तता का सम्मान होना चाहिए। स्वायत्तता का मतलब समझते हो ना? क्या होता है? इच्छा, स्वतंत्रता। हर व्यक्ति की अपनी एक स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। पर्सनल लिबर्टी भी कुछ चीज होती है, तो उस पर्सनल लिबर्टी का इन्होंने हमेशा ध्यान रखा है, और पर्सनल लिबर्टी को ध्यान में रखने के कारण ही ये क्षेत्रीय संगठन सबसे सफल क्षेत्रीय संगठनों में से एक है। सबसे सफल क्षेत्रीय संगठनों में से एक है ये क्षेत्रीय संगठन, इसीलिए क्योंकि ये अपने क्षेत्र के देशों की लिबर्टी का
बहुत सम्मान करता है, बहुत ही ज्यादा सम्मान करता है। और आप ये आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिक सहयोग संगठन बना रहे, सुरक्षा का बना रहे हैं और सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं एक दूसरे से। अब भाई अगर सब लोग मिलकर एक तगड़ी सेना बना लेंगे तो कोई हमसे भिड़ सकता है? हाँ? अब मान लो पाकिस्तान और भारत की सेना और बांग्लादेश की सेना एकजुट हो जाए तो दुनिया का कोई भी देश भारत की सेना और इन तीनों सेनाओं से मुकाबला कर सकता है? हाँ? नहीं कर सकता ना। लेकिन हम ये सपना ही देख सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा करके दिखाया है, इन्होंने इस चीज में काम किया है। ये इन्होंने अपने बाजारों को एक दूसरे के लिए खोल दिया है कि तुम मेरे देश में आकर अपना सामान बेचो, मैं तुम्हारे देश में आकर अपना सामान बेचूं। अब 10 लोगों ने ऐसा कर रखा है अपने देशों में, तो क्या होगा? विकास होगा कि नहीं होगा? हाँ? मुझे मार्केट मिल रही है, आपको भी मार्केट मिल रही है अपना सामान बेचने की, है ना? फेयरनेस है। तुम मेरी मार्केट में आकर सामान बेचो, मैं तुम्हारी मार्केट में। तुम ड्यूटी फ्री हो, मैं भी ड्यूटी फ्री हूं। कोई टैक्स तुम पर नहीं है, कोई टैक्स मुझ पर नहीं। तो इससे क्या हुआ? इससे एक रूपता पैदा, और जनता के अंदर भी आपसी प्रेम पैदा होगा। जनता में भी आपसी प्रेम और एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान है, एक दूसरे की भाषा का सम्मान है। यहां भारत में अपनी भाषा का ही सम्मान नहीं, तो दूसरे की बात क्या करें हम? छोड़, समझ में आएगा? अपनी भाषा का ही हम सम्मान नहीं करते तो दूसरे की बात ही छोड़। भारत में अंदरूनी समस्याएं भी बहुत सारी हैं। आगे आने वाले चैप्टर में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, और जब अगली बुक पढ़ाएंगे तो उसमें तो बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को। समझ में आएगा? तो इन सब चीजों को समझना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर हम इन सब चीजों को नहीं समझेंगे तो हम अपने देश को ही नहीं समझ पाएंगे, और अपने देश को समझना हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी समझाई जा रही है, जैसे कि आपकी ये जो छोटी सी ये है ना, इसमें थोड़ी सी राजनीति आए और आप रिलेशंस की महत्व को समझ पाए कि रिलेशंस कितने जरूरी होते हैं एक सामाजिक जीवन को जीने के लिए। सामाजिक जीवन अकेले नहीं जिया जा सकता, सामाजिक जीवन को जीने के लिए आपको रिश्ते चाहिए। बिना रिश्तों के आप सामाजिक जीवन नहीं सरवाइव कर सकते हैं। समझ में आई बात? इस बात को जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आगे क्या है? आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। अब ये देखो, इन्होंने क्या सबसे बड़ी बहुत ही बेसिक बात करी कि मुद्दों को बातचीत से हल करा जाए, हथियार आने ना पाए, सेना ना आने पाए, क्योंकि सेना आएगी तो मामला गर्म हो जाएगा, और गर्म दिमाग शैतान का घर होता है। गर्मी बहुत ही खराब चीज है, गर्मी में चीजें खराब हो जाती हैं भाई, ये बात जान लो। जब दिमाग गर्म होता है ना तो बहुत ही खराब हो जाता है, और खराब दिमाग क्या क्या करा दे कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है भैया, ये जान लो। सेना का मामला अलग ही होता है। तो ये हर बात को टकराव रहित रखना चाहते हैं, आपसी बातचीत के माध्यम से उन समस्याओं का निपटारा करना चाहते हैं। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौते किए, जिनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के आपसी अंतर तथा संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। देख लो कि तुम मेरी सॉवरेनिटी का सम्मान करोगे, मैं तुम्हारी सॉवरेनिटी का संप्रभुता का सम्मान। तुम मेरे मामलों में इंटरफेयर नहीं करोगे, मैं तुम्हारे मामलों में इंटरफेयर, पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, समस्या आने पर एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। भाई दोस्ती करी है तो दोस्ती पूरी निभाएंगे, लेकिन तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। भाई पर्सनल लाइफ भी तो कुछ चीज होती है ना, दोस्ती अपनी भी पर्सनल लाइफ है ना,
और पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों को इन्होंने बहुत अच्छे से समझा और इन बातों पर इन्होंने आपसी सहमति करी और इस आपसी सहमति ने सबसे बड़ा काम किया है इनके लिए, सबसे बड़ा काम। आज ये दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाले क्षेत्रीय संगठनों में से एक बन गए हैं और दुनिया का हर देश इनके साथ काम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इनका मार्केट बहुत बेहतर है, इनका मार्केट बहुत बेहतर है और ये सबसे तेजी से विकास कर रहे हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि जो तेजी से विकास कर रहा है उसके साथ जुड़ा जाए। आप देख लो इंस्टाग्राम पर जो वायरल होता है उस व्यक्ति के साथ सब रील बनाते हैं। क्यों बनाते हैं पूछो? हाँ, क्योंकि वो वायरल है। पुलिस सुपरस्टार जब वायरल हुआ तो सबने उसके साथ, चाहे वो कितना भी खराब हो, लेकिन सबने उसके साथ काम किया ना, क्योंकि उसकी वायरलनेस का सब फायदा उठाना चाहते हैं, सब फायदा उठाना चाहते हैं, जिससे कि उनको भी उसका फायदा मिल सके। समझ में आई बात? और जब भी कोई वायरल होता है तो न्यूज चैनल भी उन्हें अपने स्टूडियोज में बुला लेते हैं। जैसे वो कौन था, अरे वो यार सीमा हैदर और उनको सचिन उसको जो बोलती हैं आंटी, क्या बोलती हैं उसको, लप्पू सा सचिन बुलाया था ना सबने। सब उसका फायदा उठाना चाहता। तो दुनिया का हर देश आज इस क्षेत्रीय संगठन के साथ जुड़कर काम करना चाहता है। हर देश, ये बात जान लो आप, हर देश इनके साथ काम करना चाहता है। और क्यों करना चाहता है? क्योंकि इन्होंने अपने को उस लायक बनाया, उस लायक इन्होंने अपने आप को बनाया। और ये बना क्यों पाए? क्योंकि इन्होंने एक दूसरे का आपसी सहयोग किया। आप भी आपस में सहयोग करें, एक दूसरे का सहयोग करें, तो आप देखिए अपना निखार कितना करते हैं। एक दूसरे के आंसर चेक करें, एक दूसरे को लिख कर दिखाएं। समझ में आई बात? तो उससे क्या होगा? उससे आपकी मेंटेलिटी खुलेगी, एक दूसरे को समझेंगे आप और एक दूसरे के कामों को भी समझेंगे। समझ में आएगा? आगे चलते हैं, कहाँ गए हम? आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों के तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है। छोटी है लेकिन विकास बहुत तेजी से हो रहा है, विकास बहुत तेजी से हो रहा है। और सब बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि इनके विकास का फायदा हमें भी मिले, हम भी इनके विकास से थोड़ा बहुत फायदा ले सकें, हम भी थोड़ा बहुत फायदा ले सकें और हमारा भी थोड़ा माल निकल जाए, हमारा भी माल सरक जाए थोड़ा सा। समझ में आई बात? इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी कर दी है। मतलब इनके साथ मुक्त व्यापार करने का प्रयास अमेरिका और चीन भी कर रहे हैं, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। समझ में? हर कोई चाहता है कि बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें और हमारा भी उससे क्या हो जाए, हमारा भी लाभ हो जाए। और अमेरिका और चीन तो दोनों ही इस ताड़ में लगे रहते हैं कि कैसे हमारा लाभ होता है, कैसे हमारा लाभ हो। इस ताड़ में तो दोनों ही लगे रहते हैं। कौन? अमेरिका और चीन। और इन्होंने भी अपने आर्थिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, भाई अब इनको भी तो बढ़ना है ना, तो इन्होंने भी और भी देशों के साथ रिश्ते बनाने प्रारंभ कर दिए, जिससे कि इनका भी मार्केट
बढ़ सके, इनके भी चीजों का दुनिया में प्रचार प्रसार हो सके और इनकी भी आर्थिक ताकत और मजबूत हो सके। मैंने आपको बता दिया आर्थिक ताकत ही आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है उसकी आर्थिक ताकत। अमेरिका की जो सैन्य ताकत है और वो किस पर निर्भर है, उसकी आर्थिक ताकत पर। अमेरिका आर्थिक तौर पर इतना मजबूत है तभी वो अपनी सेना पर इतना बेहिसाब पैसा खर्च करता है। समझ में आई बात? इस बात को याद रखना है, आप ये भूलना नहीं है कि अगर आपको ताकतवर बनना है तो आपको आर्थिक तौर पर ही ताकतवर बनना पड़ेगा। बिना आर्थिक तौर पर ताकतवर बने आप दुनिया में ताकतवर नहीं बन सकते हैं। समझ में आ गई बात? इतनी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। आगे आ जाते हैं। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। इसी तरकीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है और पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे देश से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेश नीति ने आसियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की है। भारत ने दो आसियान सदस्यों मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। तीन आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन और शांत देशों में से एक है ये देश। आतंक रहित है ये देश और सबसे अच्छे वातावरणों वाले देश हैं। दुनिया का हर व्यक्ति यहाँ घूमने जाना चाहता है। आप कभी भी वर्ल्ड टूर का कोई भी प्लान बनाता है तो इन देशों में जाकर छुट्टियां बिताने का सब सोचते हैं। पहले भारत इन देशों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब भारत ने इनको देखा कि आर्थिक तौर पर ये कितनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं तो भारत के भी लोगों ने इनके साथ आर्थिक सहयोग करने का काम किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में इस क्षेत्र के 3 देशों के साथ हमने मुक्त व्यापार संधि की है। ये जो चित्र है ये इसी का प्रतीक है। ये चित्र इसी चीज को दिखा रहा है कि आसियान के देशों के साथ हमने अब रिश्ते अच्छे कर लिए हैं। इस नीति को लुक टू द ईस्ट कहा गया है। लुक टू द ईस्ट, पूर्व एशिया के देश, और इस नीति को लुक ईस्ट की नीति कहा जाता है। ये लिखा है ना, लुक ईस्ट। तो इस प्रकार से भारत ने इनके साथ आर्थिक तौर पर समझौते किए हैं और इन देशों के साथ अपने विकास को और इनके विकास को मजबूती देने का काम किया है। और ये देश, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये आपस में लड़ने में विश्वास नहीं रखते। ये विश्वास रखते हैं आपस में सहयोग करने में। आपस में सहयोग करने में ये सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं और इनकी इसी विश्वास में इन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था बनाने का काम किया। तेजी से विकास, दुनिया में ताकत देखो सबसे बड़ी ताकत नहीं है, फिर भी सबसे तेजी से विकास करने वाली ताकत है। सबसे तेजी से विकास कर रहे हैं और सबसे तेजी से विकास कर रहे हैं और सबसे शांत सुरक्षित देश है और ये दुनिया के हर समस्या में अपना सहयोग देने का काम करते हैं।
तो इस चीज से इनकी राजनीतिक पैठ बढ़ रही है, इनकी राजनीतिक हैसियत, आर्थिक हैसियत, और दुनिया इनकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये, चलो मान लेता हूं कि ये सैनिक तौर पर ताकतवर नहीं है, आर्थिक तौर पर उतने ताकतवर नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इनकी भी अपनी एक पकड़ बनती जा रही है और दुनिया इनको सीरियसली ले रही है। दुनिया की टॉप पावर भी इनके साथ काम करने के लिए लालायित है। दुनिया का हर देश इनके साथ काम करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल है। इनके अंदर क्या है? पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल का सब यूज करना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हम इनका फायदा उठाएं। मेन पर्पस तो फायदा ही होता है एट द एंड सबका, ठीक है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि इनके मार्केट में हम भी उतरें और इनका जो टूरिज्म सेक्टर है उसका लाभ हम भी उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद,